स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग सिविल 4th सेमेस्टर का एक जो सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, उसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका आज ये लेक्चर नंबर 1 और यूनिट 1 का ये पहला क्लास है आज हम लोगों का। ये एक तरह से माने तो सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। कि इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर सॉइल होता कैसे, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, सभी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सॉइल कितने टाइप्स के होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दूसरा बात, सॉइल मैकेनिक्स आप लोगों को बहुत ही अच्छे से डीपली पढ़ना है इस बार। क्यों, इसका रीजन मैं बता दूं। क्योंकि आप जब किसी भी कंपटीशन में जाओगे, चाहे वह एसएससी जेईई हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप आगे बीटेक में भी जाओगे, तब आप देखोगे कि सॉइल मैकेनिक्स का जो वेटेज होता है, मार्क्स का जो वेटेज, मतलब किसी भी एग्जाम में आने वाला जो है इसका जो मार्क्स है इस सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ही ज़्यादा मार्क्स भी आता है। इसलिए आप लोगों को थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ना है, डीपली भी पढ़ना है। दूसरी बात अगर हम बताएं इसमें कि ये सब्जेक्ट इसलिए खास अहमियत देता है क्योंकि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आते हैं। जैसा कि पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा सर्वेइंग में, उसमें क्या देखा आपने, थ्योरी भी थे और प्लस न्यूमेरिकल भी थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा सॉइल मैकेनिक्स में थ्योरी भी आप लोगों को मिलेगा और न्यूमेरिकल भी मिलेगा उस थ्योरी के ही आधार पे, ठीक है। और बहुत ही डीपली और हार्ड भी न्यूमेरिकल रहेगा, जिसको अगर हम लोग आसानी से अच्छे से पढ़े तो आसानी से सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो वो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि हर वहाँ पर लैंग्वेज अलग अलग करके हर फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स किसको कहते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस सब्जेक्ट में है क्या क्या, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स का अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करें सॉइल का डिफिनेशन का, कि सॉइल का डिफिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो सॉइल का जो डिफिनेशन जो है हम 3 आदमी यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। वो 3 आदमी कौन कौन है। पहला है एग्रीकल्चर का आदमी, जो कृषि से काम करता है, खेत में काम करता है, उसके भाषा में सॉइल को क्या कहते हैं। दूसरा जियोलॉजिस्ट, जो भूमि के अर्थ के बारे में पढ़ाई करता है, स्टडी करता है, उसके भाषा में हम लोग क्या कहते हैं। और तीसरा जो हम खुद हैं, जो आप भी हैं, क्या, इंजीनियर, उसके लैंग्वेज में सॉइल का क्या डिफिनेशन होता है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपके एग्जाम में सॉइल का कोई भी डिफिनेशन आया तो तीनों लिख सकते हैं, तीनों को अपने अपने लैंग्वेज में यूज करना है और अच्छे से लिखना है। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चरिस्ट के बारे में, जो कृषि के बारे में। तो कहता है सॉइल इज द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस विच ग्रो एंड डेवलप प्लांट्स लाइफ। कृषि क्या करता है, उसका काम क्या है, ऊपर जो हमारा जो खाने का जो सामान है, सभी चीजें उसको उगाने का काम होता है वहां पर। तो उसी के भाषा में बहुत सिंपल सा कहा कि सॉइल एक ऐसा चीज है, सब्सटेंस है, जहां पर हमारा प्लांट हो क्या करता है, ग्रो करता है। ग्रो मतलब उगता है और डेवलप, उसका मैच्योरिटी पीरियड तक हो जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं सॉइल, जहां पर मेरा होता है ये सभी चीज। सॉइल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके जहां पर उसके सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे रहता है, वहां पर हमारा प्लांट डेवलप भी करता है प्लस ग्रो भी करता है, इसी को सॉइल कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी भाषा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं जियोलॉजिस्ट के आधार पे। जियोलॉजिस्ट कहता है सॉइल इज द मटेरियल, एक एक लाइन को आप लोग देखेंगे, ठीक है, और इसको नोट भी करेंगे आप लोग कॉपी में। तो सॉइल इज द मटेरियल इन द रिलेटिवली थिन सरफेस जोन विद इन रूट्स अकर। देखो यहाँ पर बहुत ही इसी डिफिनेशन का बहुत ही अच्छा से डिफाइन किया गया है यहाँ पर। कैसे, तो सुनो बात को। यहाँ पर पहले वाले में क्या कहा गया कि मेरा सॉइल एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पर क्या होता है, हमारा प्लांट ग्रो करता है एंड डेवलप करता है, मतलब उगता है और मैच्योरिटी पीरियड तक वो जाके फिर हम जो फसल को काटते हैं वो वाला काम। लेकिन जियोलॉजिस्ट क्या कहा कि सॉइल एक ऐसा मटेरियल है, वैसा थीन जोन है वो। देखो
इसी को डेवलप करके अच्छे से बताया। ये थीन जोन, रिलेटिवली थीन जोन, जहां पे हमारा रूट्स अकर है, मतलब जड़ जहां पर अकर होता है उसको सिर्फ हम लोग वहां पर स्वैल का नाम दिया गया है। बात को पॉइंट आउट हुआ कि दोनों डिफिनेशन में अंतर क्या है। इसमें भी कहा गया प्लांट उगता है, इसमें भी कहा गया, लेकिन अंतर क्या है, ये पूरा प्लांट्स के बारे में बता रहा है। लेकिन दूसरा जो है जियोलॉजिस्ट, जो भूमि के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, वो बता रहे हैं एक थीन जोन है जहां पर सिर्फ रूट्स, हमारा जल ही अकल, जहां जल जहां तक रहता है उसी को कहते हैं हम लोग जो सॉइल कहते हैं। ये सारा हमारा किसका डिफिनेशन है, सॉइल का डिफिनेशन है। ठीक है, नंबर 3 पे जाते हैं। इंजीनियर, इंजीनियर क्या कहता है, चलो देखते हैं। सॉइल इज द अनएग्रीगेटेड, अनसीमेंटेड डिपॉजिट ऑफ मिनरल एंड और ऑर्गेनिक पार्टिकल और फ्रेगमेंट कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। समझो बात को, सॉइल जो है ना ही एग्रीगेटेड पार्टिकल्स है हमारा, आप लोग 3rd सेम में पढ़े हैं एग्रीगेट के बारे में, जिसको कि सिंपल हिंदी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गिट्टी। हम लोग देखे भी, हम लोग गिट्टी देखे ना, छोटा छोटा जो घर बनता है कंक्रीट जिससे बनाते हैं। दूसरा अनसीमेंटेड, न ही इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होता है। सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज मतलब बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ना ही है हमारा नॉन एग्रीगेट है, ना ही हमारा सीमेंट है। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स और फ्रेगमेंट कवरिंग लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। मतलब सिंपल सा समझो कि अर्थ क्रस्ट पे लार्ज पोर्शन ऑफ जो हमारा अर्थ क्रस्ट है जिसपे हम लोग रहते हैं, उस पे जो है ये डिपॉजिट होता है। सिंपल सा लैंग्वेज में यहाँ कहा गया है, जिसमें कि हमारा कैसा कैसा मिलेगा आपको एग्जांपल, बोल्डर सॉइल का ही पार्ट है, सैंड बालू सॉइल का ही पार्ट बोला गया, ग्रेवल क्ले सिल्ट, ये सभी जो है बोल्डर सैंड ग्रेवल क्ले सिल्ट सारा सॉइल का ही पार्ट है। और सारे को पता है क्या चीज में इसको बताया गया है, ये सारा सॉइल ही है, लेकिन इसको अलग क्या चीज में क्या गया, सॉइल के साइज के भी हिसाब से, सैंड के भी साइज के हिसाब से, सभी चीजों को देखते हुए ये अलग अलग नाम दिया गया है, जो आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सा बात रखना। सिंपल सा अगर एग्जांपल दे तो हम आपको बता सकते हैं, क्ले का साइज कम होता है, उससे बड़ा साइज सिल्क का, उससे बड़ा साइज सैंड का, फिर ग्रेवल का, फिर बोल्डर का। मतलब साइज के आधार पर इन सभी का नाम रखा जाता है। ठीक है, लेकिन सॉइल का ये क्लासिफिकेशन है जो कि आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसलिए अभी आपके बारे में इसके बारे में सोचना नहीं है कि है क्या सर ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक समझने में? तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे अच्छे से। मैं एक बार हाथ भी जाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या इसको पॉज करके पूरे अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि आपको ये एग्जाम में काम देंगे। और जब पढ़ेंगे और नोट्स भी अच्छा से बना हुआ रहा ना, तो 2 साल बाद भी उल्टाएंगे तो अच्छे से हम लोग पढ़ सकेंगे किसी भी एग्जाम के लिए। और यहाँ पर आपको अच्छे से नोट्स भी उपलब्ध करवाया जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, प्लस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज करके आप नोट्स उपलब्ध ले सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सॉइल के अदर टाइप्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि सॉइल के फादर कौन थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं पहले। तो अगर हम सिंपल सा डिफिनेशन बताए आपको, तो कहा जाता है फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आप लोगों का जो सिलेबस में नाम दिया हुआ होगा, जियो टेक्निकल नाम दिया हुआ होगा। ठीक है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, और एक और नाम बोला जाता है इसको, बताते हैं क्या नाम है उसका, सॉइल इंजीनियरिंग। सॉइल इंजीनियरिंग 3 नाम दिया गया, देखो यहां पर। सॉइल मैकेनिक्स कहो, या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कहो, या सॉइल इंजीनियरिंग कहो, तीनों एक ही बात है।
तीनों में हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं, सॉइल के ही बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, अब बात को यहाँ पर ध्यान से सुनना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो फादर था, क्या बोले हम मैंने फादर के बारे में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का जो फादर था उसका नाम था हमारा सर तरजागी। क्या बोलते हैं इसको, सर तरजागी। क्या नाम है इसका, सर तरजागी। इसी को कहा जाता है फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, फादर ऑफ सॉइल इंजीनियरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं, इसको भी याद करके चलना है आपको। ठीक है, दूसरा आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस। एक और बात, दूसरा इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग करें तो ओरिजिन ऑफ सॉइल। यहां से जो भी हम चीज लिखा रहे हैं बोर्ड पे, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, हमसे जब संपर्क कीजिएगा तब आपको इसका नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं लिखना है, बस सुनना है ध्यान से। आप समझ में आपको आ जाए अच्छे से, यही मेरा बस काम है। ठीक है, तो इसलिए लिखना नहीं है बोर्ड पे से। अब यहाँ से पहले जो लिखा है उसको लिख लेना है, इसके बाद कुछ नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो चलो हम बताते हैं। तो ओरिजिन ऑफ सॉइल में एक वर्ड हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनो क्या लिख रहे हैं, पैडोजेनेसिस। क्या लिखे हम लोग, पैडोजेनेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब क्या होता है, तो देखो पैदो का मतलब होता है अर्थ। पैदो का मतलब क्या होता है हमारा अर्थ, और जेनेसिस मतलब आप भी समझ रहे होंगे ओरिजिन। तो अर्थ का ओरिजिन के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं पैडोजेनेसिस। है कि नहीं मजेदार, एक वर्ड सीखने को मिल गया आप लोगों को, याद रहेगा बात को। कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा, छूटेगा ये नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, तो अर्थ के ओरिजिन के बारे में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग पैडोजेनेसिस। क्लियर है, तो अब इसके बाद में डिफिनेशन भी लिख देते हैं आप लोगों को। ठीक है, द कंप्लीट, आप लोग भी लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, नहीं तो मैं तो नोट्स में दूंगा ही ये। ठीक है, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ formation of soil is known as पैडोजेनेसिस। क्या मैंने बोला, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। एक सॉइल का पूरी तरीका से जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस में क्या क्या आता है सारा बताएंगे। लेकिन ध्यान से सुनो, एक कंप्लीट जो प्रोसेस होता है कोई भी सॉइल का, उसी को क्या कहा जाता है हमारा, पैडोजेनेसिस कहा जाता है। समझ में आया बात को। तो ये जो वर्ड हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये पैडोजेनेसिस, ये पहला बात। दूसरा मैंने क्या बताया, फादर ऑफ सॉइल क्या था, सर तरजागी। ये दोनों ऑब्जेक्टिव याद रख लेना। ठीक है, और उसको वीवीआई करके रेड मार्क कर दो कि आगे आप लोगों को काम आ जाए। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें, इसी का बात करते हैं, तो पैडोजेनेसिस जो है ना एक ग्रीक वर्ड है। ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। चलो आगे हम लोग बढ़े। अब चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके बारे में देखते हैं। तो सॉइल जो हमारा फॉर्म होता है, ध्यान से सुनना बात को, मैं आपको लिखाऊंगा भी और एक एक करके बताऊंगा भी अभी। ठीक है, सॉइल इज फॉर्म, FORMED लिखा हुआ है। सॉइल इज
फॉर्म ड्यू टू, ध्यान से सुनना, सॉइल जो होता है फॉर्म होता है दो तरीकों से। कितने तरीकों से? तो दो तरीकों से। क्या क्या वो तरीका है? तो ध्यान से सुनो। पहला हम लिख रहे हैं फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक। अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में, सर ये फिजिकल वेदरिंग क्या है, केमिकल वेदरिंग क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए कि आप लोग मेरे ख्याल से जब थर्ड से में पढ़े होंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, वहां पर एक बात आया था वेदरिंग के बारे में, ठीक है। तो वेदरिंग मतलब क्या होता है? ब्रोकन, टूटना। तो रॉक का, पत्थर का ही ने टूटने से कोई भी सॉइल बनता है। समझ में आया बात को? पत्थर का ही टूटने से हमारा क्या बनता है? सॉइल बनता है। धीरे धीरे बहुत सालों लगते हैं इसको होने में। तो वेदरिंग मतलब क्या होता है? ब्रोकन, टूटना, स्प्लिट अप, स्प्लिट मतलब टूट जाना, ब्रोकन, बहुत सारे बात आप बोल सकते हैं। तो पहला में है फिजिकल वेदरिंग, ठीक है, और दूसरा में है हमारा केमिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे पहले। दूसरा में हम लोग देखेंगे केमिकल वेदरिंग, तो इसमें क्या क्या होता है। तो फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दे। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। उसके डिफरेंस बिटवीन को आप बताइए। तो एक एक करके हम लोग इसको जानेंगे। मैंने पहले भी बताया कि मैं आपके कंपटीशन लेवल प्लस आपके सेमेस्टर लेवल सभी चीजों को देखते हुए चलूंगा। मेरा पहला मोटिव यह है कि आपको सेमेस्टर लेवल भी कंपटीशन लेवल भी दोनों चीज एक ही जगह मिले। तो इससे क्या होगा? सेमेस्टर टाइम में भी पढ़ने मजा आएगा और बाद में भी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फिजिकल वेदरिंग मतलब हम क्या लिख रहे हैं? बाय फ्लोइंग वाटर, एयर, विंड, ठीक है। अगर हम बात करें स्नो, आइस, ठीक है, फ्लोइंग आइस, ग्रेविटी। ध्यान से सुनो क्या मैंने बता रहा हूं मैं आपको। लोग कह रहा है फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स वैसे रॉक्स को कहेंगे हम लोग जब हमारा रॉक जो है, मतलब रॉक से जो सॉइल का फॉर्मेशन हो वो किसके द्वारा हो? तो बाय फ्लोइंग वाटर के द्वारा। मान के चलो एक पत्थर है, वो पत्थर बहुत दूर जगह रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो क्या होता है? बारिश का पानी से, कभी हवा से, कभी विंड से, ठीक है, एयर विंड जो भी कहो बात एक ही है, स्नो से, आइस से, ग्रेविटी के द्वारा भटकते भटकते जो होता है ना ऊपर से देखते गिरते गिरते, तो उसके द्वारा अगर मेरा सॉइल का फॉर्मेशन होता है तो वो सदा किसके अंदर जाएगा? फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। सिंपल सा बात है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से बता, आप लोग देखे हैं ना कि एक जो पत्थर है बहुत ही ऊपर में रखा है, भूस्खलन हुआ, जिसको कि भूस्खलन कहते हैं ना, भूस्खलन होने से वहां से सॉइल क्या हुआ? नीचे चले गया। किसके कारण आया वो नीचे? ग्रेविटी के कारण आया। तो वो क्या हो गया हमारा? फिजिकल वेदरिंग। उसके कारण जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ होगा उसको कहेंगे फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्लियर है बात को यहां तक? अब वही बात अगर हम कहें अगर केमिकल में, तो इसमें हम लोग लिखते हैं पहला नंबर ड्यू टू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, और हम बोले कार्बोनेशन, और अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन। ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बता रहा हूं। डिकम्पोजिशन, और हम बात करें ऑक्सीडेशन होगी। चलो बस। लेकिन केमिकल में नाम से ही पता आप लोगों को चल रहा होगा,
कि इसमें केमिकल का कुछ ना कुछ प्रभाव है, केमिकल का कुछ ना कुछ काम कर रहा है भाई। क्या काम कर रहा है? तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के कारण, ठीक है। आप लोग पढ़े भी ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कार्बोनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन, मतलब सभी में क्या है, केमिकल का कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। देन मेरा सॉइल अगर फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। सभी का एग्जांपल भी देंगे, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए, जो हम दूसरा पॉइंट दिखा रहे हैं उसको बस को सुनो पहले अच्छे से, ठीक है। क्या सुनना है अच्छे से? तो सुनो, कह रहा है ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, वेदरिंग लिखा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया बात को, ठीक है। मेरा पिक्चर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा आवाज को सुनना है, बात को टीचर की आवाज से पहचान लेना है कि क्या पढ़ा रहा है वो, ठीक है। ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग द मिनरल constituent of particle of parent rock, ध्यान से सुनना, मैं अभी बताऊंगा अभी बात को, ठीक है। पेरेंट रॉक आर सेम और रिमेन अनचेंज, ठीक है। और प्रिजर्व इन द सॉइल। सुनो बात को, मैंने लिखा है क्या, ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग के कारण, फिजिकल वेदरिंग क्यों होता है? तुरंत आंसर आना चाहिए। बाय फ्लोइंग एयर, वाटर, विंड, स्नो, ग्रेविटी, किसी के कारण भी हो सकता है, ठीक है। तो कहता है इस फिजिकल वेदरिंग के कारण जो होता है, ठीक है, तो होता क्या है मेरा कि हमारा जो, मान के चलो ये हमारा सॉइल है, ध्यान से सुनना, ये हमारा क्या है, एक सॉइल है। इस सॉइल में बहुत सारे मिनरल होते हैं, आपको पता होनी चाहिए। इस सॉइल में बहुत सारे मिनरल हैं। इस सॉइल में जो मिनरल है बहुत सारा, मान के चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। Na मिनरल है या नाइट्रोजन मिनरल है इसमें, ठीक है। Na और नाइट्रोजन इसमें मिनरल है, एक तरह से एग्जांपल के तौर पे, होता नहीं है, मान के हम समझा रहे हैं, ठीक है। Na मिनरल है, नाइट्रोजन भी मिनरल है। अब मान के चलो, हमें यहां समझा रहा हूं, समझना बात को। ये हमारा यहां पर एक पत्थर था हाइट पे, इसके अंदर क्या क्या है, नाइट्रोजन मिनरल है और क्या है हमारा, सोडियम है भी, सोडियम है, नाइट्रोजन, एक दो मिनरल है इसमें। अब इसमें क्या हुआ, फिजिकल वेदरिंग हुआ और ये आ गया यहां पर हमारा, ध्यान से सुनो, ये फिजिकल वेदरिंग हुआ हमारा, क्या हुआ इसमें, फिजिकल वेदरिंग। किसके द्वारा हुआ, तो ग्रेविटी के कारण, ये आ गया यहां पर, आ गया ग्रेविटी, एक ना था ऊपर से नीचे आएगा, ग्रेविटी के कारण आ गया। तो कहता है हमारा ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग द मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब पहला रॉक कौन सा है, ये मेरा, ये पेरेंट रॉक है जो वहां से आया। इस पेरेंट रॉक में जो भी मेरा मिनरल था, कौन कौन मिनरल है, Na और N है, सोडियम और नाइट्रोजन, वो इसमें भी होगा, वो इसमें भी होगा। समझ में आया बात को यहां तक? ऑफ सेम और रिमेन एंड चेंज और प्रिजर्व इन द सॉइल। कोई दिक्कत, आसानी सा लैंग्वेज में इतना बड़ा डिफिनेशन दिमाग में घुस गया होगा कि हाँ, कि फिजिकल वेदरिंग होगा तो हमारा जो पेरेंट रॉक्स है, मतलब जो पहला रॉक्स, पहले रॉक था, उसमें अगर जो भी मिनरल होगा वो बाद में भी प्रेजेंट होगा मेरा, वो बाद में भी होगा, ठीक है। तो ऐसा किस कंडीशन में होगा, तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वेदरिंग में होगा हमारा। कोई दिक्कत, डाउट यहां तक? अब हम केमिकल की ओर बढ़े। लेकिन अगर हम वही बात करें केमिकल की, तो कहता है, अब तो हम वहां पर समझाएंगे, ड्यू टू केमिकल वेदरिंग, ड्यू टू केमिकल वेदरिंग
केमिकल वेदरिंग के कारण क्या होता है हमारा कि मिनरल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें, मिनरल जो हमारा मिनरल प्रेजेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैरेंट रो, ठीक है, ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो पैरेंट रो का गेट मॉडिफाइड और चेंज मैंने क्या बताया अभी, समझ में ये आया था? तो ये तुरंत आएगा चेंज कि अगर मेरा केमिकल वेदरिंग होता है तो अगर मेरा मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी पेरेंट रॉक में था वो हो सकता है मॉडिफाइड हो जाए, बदल जाए, चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में कहेंगे हम लोग केमिकल वेदरिंग के अंदर ये आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, आप लोगों के लिए एज ए डेमो क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को 2 और डेमो क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, अगर सही लगे तो जरूर ज्वाइन करें आप लोग क्लासेस को। थैंक यू।